आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज का जो मेरा विषय है वो आरक्षण के ऊपर ही आधारित है। और इस समय में प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार दोनों के नाम से, और हो सके तो इसमें नेताओं के नाम भी है, समझ लीजिएगा। ये तीनों के नाम से वीडियो बना रहा हूँ। एक स्थानिक प्रशासन, एक महाराष्ट्र सरकार और नेता, इसमें आमदार भी आते हैं और खासदार भी आते हैं। हम देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में एक मराठा आरक्षण को लेकर एक आग भड़की हुई है और जिस तरह से तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई, बंद बनाया गया, तो उसको लेके पूरे महाराष्ट्र में एक बेचैनी का माहौल देखा जा रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि अपने धनगर आरक्षण के भी आवाज़ उठ रही है। मुस्लिम आरक्षण को लेके भी आपने देखा होगा, हाल ही में औरंगाबाद शहर से मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के अध्यक्ष और एक कमेटी के द्वारा जाहिद खुरेशी साहब बम्बई जो है, तो जिन्होंने अपने लॉन्ग मार्च निकाला था और पैदल वो बम्बई गए थे। यानी धनगर आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण और मराठा आरक्षण और अन्य आरक्षण की भी बात हो सकती है, उठ रही है। उसको लेकर पूरे महाराष्ट्र में बेचैनी का माहौल है। मैं सरकार से बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ, और हमारे प्रशासकीय अधिकारी और जो सेक्रेटरी लेवल जो मंत्रालय में बैठ के एक तरह से सरकार को चलाते हैं, सरकार को सुझाव देते हैं और उसके माध्यम से सरकार चलती है। नेताओं भी सुझाव देते हैं, उनकी भी अपनी राय की अहमियत होती है। सवाल ये है कि ये आज महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा, चाहे मुस्लिम आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो या अन्य आरक्षण हो और मराठा आरक्षण, ये इतनी मांग क्यों बढ़ रही है? ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर सरकार को, प्रशासकीय अधिकारी को और नेताओं को बहुत सोचने की ज़रूरत है। हम समाज में घूमते हैं, कुछ सुझाव निकल के आए हैं, कुछ जनता की मन की बात है। वो बात मैं प्रशासन के सामने और सरकार के सामने रखना चाहता हूँ कि इसमें पूरी तरह से तमाम महाराष्ट्र के प्रशासकीय अधिकारी, चाहे महानगर पालिका के कमिश्नर साहब हो या जिला अधिकारी हो या फिर नेता हो, ये पूरी जवाबदारी इनकी है। पूरे जिम्मेदार आप है। अगर आप सरकार, प्रशासकीय अधिकारी और नेता सही तालमेल से अगर काम करते तो पूरे महाराष्ट्र में मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ सिद्ध भी कर सकता हूँ कि अगर आप सही तालमेल से काम करते तो पूरे महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण हो, धनगर आरक्षण हो या मुस्लिम आरक्षण हो, ये मांग उठती नहीं। लोगों का ध्यान ही जाता नहीं कि हमको आरक्षण होना। आप बड़े चौंक रहे होंगे, आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा क्या फार्मूला है। देखिए, आज जनता सरकार से, प्रशासन से सिर्फ 3 चीज़ चाहती है: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी का ताल्लुक रोज़गार से है। रोज़गार मिलेगा तो रोटी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा तो कपड़ा मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो मकान भी मिलेगा। सीधी बात है। सरकार ये रोटी, कपड़ा और मकान देने में जो है तो असमर्थ साबित हुई है, इसमें नाकाम साबित हुई है बड़े स्तर पर। इसलिए ये आरक्षण की मांग उठ रही है। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि देखिए, जो प्रशासकीय मतलब कर्मचारी होते सरकारी, आज हमारा कुछ सर्वे है, सरकार को हमसे कहीं ज़्यादा मालूम है। किसी की तनख्वाह 50,000 है, किसकी 60,000 है, किसकी 70,000 है। बड़े अधिकारी तनख्वाह 2 लाख है, 1.5 लाख है। ऊपर से एसी गाड़ी है, कार है, ड्राइवर है। और जो आमदार होते, खासदार होते, उनकी तो क्या ठाट बाट है। एक तो आमदार भी, एक तो खासदार भी, पुलिस वाले सिक्योरिटी के साथ में भी पेट्रोल अलाउंस, डीजल अलाउंस और क्या क्या भत्ते, लॉन्च के भत्ते, हवाई जहाज़ का टिकट और पता नहीं क्या क्या सहूलत है। उनके घर में, परिवार में बीमार पड़ा तो वीआईपी ट्रीटमेंट, पूरे भारत में कभी आ सकते, गवर्नमेंट उसका खर्चा देती, जो भी सुविधा रहती। खासदार को बोलिए, आमदार को बोलिए। यानी कि जो जनता के बलबूते पे चुन के आ रहे, आमदार बन रहे, खासदार बन रहे, सरकार बना रहे, मंत्री बन रहे, और उसी माध्यम से लोग प्रशासकीय अधिकारी भी बन रहे। कोई कमिश्नर बन रहा, कोई कलेक्टर बन रहा। ये जनता के टैक्स से जो पैसे वसूल हो रहा, ये आपको जो है तो सुविधा मिली। आपको लाखों रुपए पेमेंट है महीने के, कार अलग, बंगले अलग, सिक्योरिटी अलग, हर चीज़ अलग। तो ये सब देख के महाराष्ट्र की जो गरीब जनता है, करोड़ों की संख्या में,
इनके अंदर बेचैनी का माहौल है कि ये क्या चल रहा है। एक तरफ तनख्वाह 50,000 60,000, आप खाजीकरण जा रहे हैं, खाजीकरण में तनख्वाह है 10,000 12,000, तो फिर बेचैनी तो बढ़ेंगी। फिर दूसरी बात ये है, अब मैं अहम मुद्दे की बात करता हूँ कि सैकड़ों लोग जो बेरोज़गार हैं, ख़ास करके युवा जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, ITI पढ़ रहे हैं या और भी जो कोर्स कर रहे हैं, ये चाहते अपना प्राइवेट कारोबार शुरू हो, लेकिन सरकार की तरफ से भी इसके अंदर कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, ना प्रशासन की है ना नेताओं की है। अब आप बोलेंगे कैसे? मान लीजिए कि मैं आपको उदाहरण दे रहा, एक ITI पास है, अब ITI के अंदर 50 से 55 कोर्स होते हैं। अब सरकार अगर ऐसा नियोजन करे कि कोई ITI होल्डर जो 12वीं पास हो तथा साथ में ITI का कोई पास हो, जैसे वेल्डर है, पेंटर है, टर्नर है, फिटर है, जो भी है, अब उसके लिए अगर अप्लाई करता है कि मुझे खुद का उद्योग खोलना है, तो उसको सरकार ज़मीन में अलाटमेंट करे, जहाँ भी उचित समझती है, तो उसको जो है तो लोन दे, आसान तरीके से लोन दे, और लोन की एक वो रखे समय सीमा, यानी 90 दिन के अंदर उसको लोन मिल जाना चाहिए। ज़्यादा श्योरिटी ना हो, ज़्यादा गारंटी ना हो। अरे जो गरीब है, जो गरीब आदमी है, गरीब घर का परिवार से, उन्हें अगर ITI पास होता है, अगर उसको बोलते हैं कि तुमको बैंक की श्योरिटी होना, गारंटी होना, कर्ज के उससे गारंटी होना, जब ये खाने को महंगे हैं, जब ये खाने को मर रहे हैं ये गरीब परिवार के लोग, तो उनको जब सरकार लोन भी नहीं दे रही, एक तरफ नौकरी भी नहीं दे रही, एक तरफ घर भी नहीं दे रही, एक तरफ रोज़गार भी नहीं मिल रहा, कपड़ा भी नहीं मिल रहा, तो फिर वो आरक्षण मांगेंगे। अब आरक्षण क्यों मांगा जा रहा है? दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि आरक्षण के माध्यम से हम ऊंची पढ़ाई करेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, ऊंचे स्थान पे जाएंगे, और हो सका तो मुफ्त में यानी फ्री में पढ़ाई हो जाएंगी, उल्टा हमको सरकार से पैसे मिलेंगे और प्लस पॉइंट नौकरी मिल जाएंगी। और जब जाहिर सी बात है नौकरी मिलेंगी, तो आजकल नौकरी के अंदर 50,000 60,000 30,000 ऐसी पगार है। तो मानसिकता ये बैठा हुआ है, क्योंकि सरकार प्राइवेट कारोबार करने नहीं दे रही, प्रशासकीय अधिकारी करने नहीं दे रहे। अब प्रशासन भी करने नहीं दे रहा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ये बहुत बड़ा उदाहरण है। सरकार को उसका संज्ञान लेना चाहिए, और जो स्थानीय आमदार होते, खासदार होते हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है कि आपने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, और ये उदाहरण से आप पूरे महाराष्ट्र पे सोच सकते हैं, ये उदाहरण लेके आप पूरे भारत पे सोच सकते हैं। आप उदाहरण दे रहा हूँ, औरंगाबाद के अंदर जब आस्तिक कुमार पांडे साहब मनपा आयुक्त हुआ करते थे, जो आज जिलाधिकारी साहब है, उनके नेतृत्व में, उनके आदेश के ऊपर 14,500 लोगों का सर्वे हुआ था जो फुटपाथ पे कारोबार करते हैं। उनका सर्वे हुआ, उनको बाकायदा लेटर दिया गया, लेकिन उनको अब तक लाइसेंस नहीं दिया गया। अब हैरान कौन बात ये है, परेशानी की बात ये है कि लाइसेंस निकालने के बाद भी जो मौज वाला है, जो जाम वाला है, जो फुटपाथ पे कारोबार करने वाला है, जब महानगर पालिका का अतिक्रमण की गाड़ी आ रही है या ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी आ रही है, तो वो भाग रहे हैं। वो मौज वाला गाड़ी लौट के भाग रहा है, कोई छोटा मोटा बर्तन भांडे बेच रहा है, वो लपेट के बेचारा चोर उचक की तरह भाग रहा है। जबकि चोर खुलेआम, जैसा पेपर में पढ़ते हम कि डेयरिंग से चोरा कर डालते हैं, पेपर में भी आता है। खैर वो एक अलग विषय है, लेकिन जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो भाग रहे हैं। और ये अकेला भाग रहा नहीं है, पूरे महाराष्ट्र का आप सर्वे करो कि कहाँ कहाँ पर लोग परेशान हैं, कहाँ पर लोग फुटपाथ पे कारोबार कर रहे हैं, उनको लाइसेंस नहीं है, उनको जगह का लाइसेंस नहीं है कि भाई ये आपकी जगह फिक्स है, आपको लाइसेंस दिया गया है, सालाना आप जो भी 1000 2000 महानगर पालिका को टैक्स भरो आप, और फसला धंधा पानी करो। वो नहीं है, यानी कि आप उनका सर्वे भी नहीं करेंगे, और सर्वे करेंगे तो लाइसेंस भी नहीं देंगे, और जब धंधा रोड पे करेंगे तो उनको धंधा पानी करने देंगे। तो फिर आप करन देते क्या? फिर ये गरीब लोगों ने करना क्या? करके उनके दिमाग में ये बात चढ़ जा रही कि हम अगर हम आरक्षण लेंगे तो हम ऊंची क्लास पढ़ेंगे, हम ऊंची क्लास पढ़ेंगे तो सरकार से हमको बड़ा लोन मिलेगा, सरकार से हमको बड़ी नौकरी मिलेंगी, हमको समाधान मिलेगा। ये ऐसा एक मानसिकता बन गई है। अब मैं प्रशासकीय अधिकारियों को और नेताओं को और सरकार को पूछना चाहता हूँ, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मान लीजिए मैं एक फुटपाथ पे कारोबार करने वाला है, मेरे 2-3 बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको। अगर मैं रोज़ फुटपाथ पे कारोबार करता हूँ और प्रशासन, महानगर पालिका या जो भी प्रशासकीय अधिकारी जो नियंत्रण इनका रहता है, वो अगर मुझे एक कानून के दायरे में रहकर अच्छा कारोबार करने की अनुमति देते हैं, मुझे मेरे ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उसके अंदर मैं 1000-1200 बरोज़ कमाऊँगा। जाहिर सी बात है, फिर जब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं 1000 बरोज़ कमा रहा हूँ, तो मैं मेरा छोटा सा मेरे बच्चों का कारोबार कोई अलग
स्वरूप में अलग जगहों पे डाल के दूंगा, ये सोच के डाल के दूंगा कि इसके अंदर 700 800 हज़ार रुपये बच जाते, तो मेरा बच्चा भी वही काम करेगा। समझ रहे आप? तो फिर अब जब काम करेगा अब तो जाहिर सी बात है उसका दिमाग सरकारी नौकरी तरफ जाएगा नहीं। जब पूरे महाराष्ट्र में ये माहौल क्रिएट होगा कि हमको सरकारी नौकरी करना नहीं, क्योंकि हम सुबह शाम तक 1000-1200 कमा ले रहे, 1500 कमा ले रहे, 2000 कमा ले रहे। अब प्राइवेट खाजीकरण में तनख्वाह क्या मिली आपने? 10,000, 15,000, बहुत हो गया तो 20,000। अब कई कंपनी वालों का सर्वे मेरे पास मैंने कलेक्ट किया हूँ कि कोई कहता है कि पत्रकार साहब 15,000 है, बोले कुछ बस के पैसे कट आते, कुछ कैंटीन के पैसे कट आते और हाथ में 8-9 हज़ार रुपये आते। अब 9,000 में 300 रुपये रोज़। अब मियाँ बीबी 2 बच्चे, घर किराए का। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रशासकीय अधिकारी से पूछना चाहता हूँ और आमदार खादारों से पूछना चाहता हूँ कि 9,000 में, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, 2 मियाँ बीबी है और 2 बच्चे, कितने हो गए? 4। अब माँ बाप भी रहते ना, अब जिन्होंने पैदा करे वो तो साथ में रहेंगे ना, या तो दोनों जीवित रहते ना, तो एक तो जिंदा रहता, या तो माँ जिंदी रहती नहीं तो बाप जिंदा रहता। तो कितने हो गए? 5। अब 5 के वास्ते 2 रूम किचन लेना पड़ता। अब वो आज के पीरियड में औरंगाबाद शहर का अगर आपने जायज़ा ले, अगर जानकारी ले, तो 4 से 5,000 का जो है तो किराया जा रहा है। अब बताइए उसके हाथ में कटकुटा के कंपनी से 9,000 आ रहे हैं और 5,000 रुपये किराया जा रहा है, तब बच्चे कितने? 9। अब बच्चे कितने? 4,000। अब 4,000 में बोले तो वो कितने हो रहे? 330 रुपये रोज़, बराबर। अब 330 रुपये रोज़ में वो 5 जनों ने खाना क्या, दूध कितने खाएंगा, शक्कर कितनी कहेंगी, वो बच्चे को स्कूल पढ़ाएंगा क्या, बीमार पड़े तो दवाखाने में लगाएंगा क्या, राशन उठाएंगा क्या, तो क्या करेंगा? क्या करेंगा? मैं एक बारीकी से मैंने इसका सर्वे किया हूँ, मैंने इसका जानकारी ली हूँ। मैं सीधे से सरकार से विनती चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि देखिए आप जो परेशान हो रहे हैं ना, इसका सीधे सीधा समाधान ये, पूरे महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं को, ग्राम पंचायत को आदेश दीजिए कि जहाँ जहाँ भी सरकारी ज़मीन है उसका अलॉटमेंट कीजिए, 4/6, 5/6, और बाद हफ्ता उनको ऑन द स्पॉट है 30 दिन के भीतर उनको लोन दीजिए और उनको कारोबार से लगाइए। ये जो आपको आरक्षण के मांग उठ रही है ना, ये खुद ब खुद दब जाएंगी। जब लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, स्थानीय लोगों पर रोज़गार मिल जाएगा, खुद की जगह मिल जाएंगी, भाड़े की क्यों ना हो महानगर पालिका की, समाधान हो जाएगा। आज हम का देख सकते हैं आज कि जो जिनको प्रॉपर लाइसेंस मिले हुए हैं महानगर पालिका के, हालांकि वो फुटपाथ धंधा कर रहे हैं, लेकिन उनको नौकरी गरज नहीं है। आप उससे बारीकी से गोपनीय सर्वे करो और उनको बोलो कि यार तुम नौकरी करते हैं कंपनी में 20,000 रुपये महीने की, तो मैंने सर्वे किया हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि हम ऐसी नौकरी को हम लात मारते हैं। मैंने भैया ऐसा क्यों है? अब ऐसा क्यों बढ़े? 20,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, ये 15,000 तनख्वाह क्यों नहीं? आप क्यों काम नहीं करना चाहते कंपनी में? अरे बोले भैया कौन गुलामी करेगा, कौन 12 घंटे काम करेगा, कौन साहब की जुजारी करेगा? ये फुटपाथ पे हमको महानगर पालिका के, हम 15 साल धंधा करते, हम कभी 1,000 रुपये कमाते, कभी 700 कमाते, कभी 1200 कमा लेते, कब सीजन दिवाली रमज़ान का 10 सीज़न आता तो 2-2 हज़ार रुपये रोज़ कमा लेते। इसके अंदर हमारा शिक्षण हो जाता, बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाती, गरीब हिसाब से हमारा बाल बच्चों की 2 पैसे जमा करके शादी ब्याह कर लेते, मौत पट्टी हो जाती, जाना आना हो जाता, सब कुछ हो जाता। बोले कौन गुलामी करेगा? बोले ये उन लोगों के शब्द हैं जो जिनको महानगर पालिका ने आज से 10-12 साल पहले लाइसेंस दी हुई है, जो प्रॉपर धंधा कर रहे हैं। जैसे गुलमंडी का एरिया होगा, सिटी चौक का एरिया होगा, औरंगपुरा हो गया, सिडको अड़का हो गया, मैं यहाँ के परिसर का उदाहरण की बात कर रहा हूँ। तो भैया आप एक तरफ नौकरी भी नहीं देंगे, एक तरफ आप लोन भी नहीं देंगे, फुटपाथ पे धंधा भी नहीं करने देंगे, तो जाहिर सी बात है फिर आरक्षण की बात उठेंगी। चाहे फिर मुस्लिम समाज हो, मराठा समाज हो, दलित समाज हो, आदिवासी हो या धंगर हो, कि उनको दिख रहा है ना कि भाई जब आरक्षण के ऊपर अगर हम आरक्षण लेते हैं, आरक्षण जब मिलेगा तो जाहिर सी बात है हमारी जो पढ़ाई लिखाई बच्चों की है वो फुकड़ में हो जाएंगी। हमारे बच्चे डीएड पढ़ेंगे, बीएड पढ़ेंगे, हमारे बच्चे मतलब आला तालीम हासिल करेंगे, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई उसके मेडिकल फील्ड में जाएगा, तो हमको मतलब फ्री में मतलब जो तो शिक्षण भी मिलेंगी, तालीम भी मिलेंगी, ऊपर से सब्सिडी मिलती, स्कॉलरशिप मिलती और बाद में उसके आधार पे नौकरी मिल जाती, या जो भी उनका फील्ड का एरिया है उनको गवर्नमेंट सहूलत देती। तो ये मानसिकता में बैठा हुआ है। अब सवाल ये है कि जो क्राइटेरिया है जाति का देने का वो कितना है? 1 लाख में 10,000, लेकिन वो 10,000 के लालच में 90,000 लोग लालच में आ गए कि नहीं हमारे बच्चे भी जाएंगे तो हमको फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ गवर्नमेंट से चूक हो रही है, प्रशासकीय अधिकारी से चूक हो रही है, जिला अधिकारी से भी चूक हो रही है, और हमारे जो आमदार खासदार तो उनसे भी चूक हो रही है। क्योंकि आपकी नज़र नहीं है, केंद्र सरकार की योजना है
ये फुटपाथ की योजना केंद्र सरकार की है, केंद्र सरकार ने योजना बनाई है, पार्लियामेंट में इसका भी बाज़ाब्ता बिल पास हुआ है, कानून कायदा पास हुआ है। अब पार्लियामेंट का जो बिल पास होता है या जीआर निकलता है तो इसकी जानकारी किसको होती है? खासदार को होती है। जितने महाराष्ट्र में, भारत में खासदार है, ये उनको जानकारी होती है कि पार्लियामेंट से मेरे क्षेत्र के लिए, जिस क्षेत्र में मैं आता हूँ, तो वहाँ के गरीबों के लिए क्या योजना आई है। तो ये खासदार का काम है कि भाई उस योजना को लॉन्च करना, अपने कार्यालय बुलाना कि भाई केंद्र सरकार ने गरीबों के लिए योजना लाई है, उसका फॉर्म भरने का तरीका ये है, उसका फॉर्मेट ये है, आओ मैं आपको यहाँ के कमिश्नर साहब से मिलाता हूँ, मीटिंग कराता हूँ, जिलाधिकारी से मीटिंग करते हैं, चर्चा करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट में लाते हैं। ये खासदार का काम है। अब औरंगाबाद के हत्या कर मैं बात करूँ, हालांकि यहाँ 2 खासदार साहब हैं, लेकिन आज तक मेरे देखने में नहीं आया कि ये दोनों खासदारों ने मिलकर कमिश्नर साहब से मीटिंग की हो और जवाब तलब किया हो कि साहब आपने सर्वे 14,500 का सर्वे किया था, आपने लाइसेंस क्यों नहीं दिया। ठीक है, अगर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है तो जब कम से कम इनका सर्वे हुआ तो उनको हकाला क्यों जा रहा। वो लाइसेंस उनको जब लेटर दिया गया, जहाँ उनका सर्वे हुआ, जहाँ उनकी फ़ोटो निकाली गई, तो कौन से आधार पर उनके ऊपर कार्रवाई हो रही। ये खासदार साहब को टाइम ही नहीं है, टाइम नहीं है ना। मैं भरोसे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फेरीवाला समिति का एक मामूली कार्यकर्ता हूँ। मैं कार्यकर्ता बोल के काम करता हूँ। मुझे समाज सेवा करने का शौक़ है, मुझे इसकी कानून की पूरी मालूमात है, करके मैं इस आधार पे इतने विश्वास के साथ कह रहा हूँ। नहीं हुआ, सिर्फ हवा में 2-4 बात होगी, हो गया। अरे भाई, जो योजना केंद्र से आ रही है, गरीबों के लिए आ रही है, तो खासदार साहब का काम है कि वो योजनाओं का फॉर्मेट डिक्लेयर करना, ऑफिस से बुलाना, 2 बंदे बिठाना, जैसा फेरीवाला समिति, ये केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन आज तक देखने में नहीं आया कि खासदार साहब के कार्यालय पे आके आओ भाई फॉर्म भरो, कैसा भरते, क्या भरते, कोई प्रॉब्लम आ रहा तो मेरे को बोलो, मैं ऊपर जो है तो वो करता, बात लगाता। लेकिन नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, कोई खासदार साहब ने, पूरे महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं, औरंगाबाद में देखने में नहीं आया, ना पूरे महाराष्ट्र में देखने में नहीं आया। तो फिर अब आप जिम्मेदार हुए कि नहीं। अरे भाई, केंद्र सरकार की योजना आ रही है, आप उसको थोड़ा तो जागरूक करो। अरे ये लोग अगर इतने होशियार होते, इतने एक्टिव होते, तो ये गरीब क्यों कहलाते, ये रोड पे क्यों रहते, ये भिखारी क्यों रहते, ये क्यों भीख मांगते कि भाई हमको आरक्षण दो, ये क्यों भीख मांगते हमको लोन दो। ये इतने एक्टिव रहते तो शायद आप नेता भी नहीं बनते, फिर नेता भी उनको बनाते जो उनके बीच का रहता। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूँ। आमदार का भी हाल है, आमदार के लिए महाराष्ट्र सरकार से योजनाएं आती गरीबों के लिए, मगर कोई आमदार का ऑफिस में ऐसा बोर्ड नहीं लगाया कि भाई ये महाराष्ट्र सरकार की योजना है, ये आमदार के क्षेत्र में आती है, मैं यहाँ का आमदार हूँ, मेरे ऑफिस पे आइए, ये फॉर्म भरिए, ये सब समाज की योजना आई हुई है। लेकिन नहीं, बस चल रहा है। तो इस लिहाज से आप भी जवाबदार हुए। अब रहे कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, तो इनकी भी जवाबदारी है कि भाई जो योजना आ रही है, जैसा मैं आपको उदाहरण दिया कि आस्तिक कुमार पांडे साहब ने सर्वे किया था, लेकिन उसके बाद भी जो तो सर्वे वालों को हम अखबार में देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे आ रहा है कि वो मौज वाला भाग रहा है, वो बर्तन बेचने वाला भाग रहा है, वो फुटपाथ वाला भाग रहा है, वो डर रहा है कि मेरा माल उठा लेंगे, महानगर पालिका उठा लेंगे। आप एक तरफ जगह भी नहीं दे रहे हैं, दूसरी तरफ सर्वे बड़े शान से कर रहे हैं, उनको लेटर भी दिया जा रहा है, 14,500 का सर्वे हुआ है, उनको ठिकाने का पता नहीं है। सर्वे तो आपने कर लिए, जगह भी आप दे नहीं पा रहे। तो अभी ये जनता ने करना क्या, चोरी करना, डाके डालना, कि परेशान के मानसिकता भंग होने पर देखते हम कि आमतौर से चोरी की, मर्डर की घटनाएं हो जाती है, ATM लूटे जाते हैं, बैंकों में डाके पड़ जाते हैं, ये पेपर में आता है। उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ ये क्यों हो रहा है। ये सरकार की जवाबदारी है, प्रशासकीय अधिकारी की जवाबदारी है, और तमाम जो महाराष्ट्र के देश के नेता हैं, तमाम खासदार की जवाबदारी है, तमाम आमदार की जवाबदारी है। आप अगर सही मिलकर काम करते, प्री प्लान काम करते, जैसा मैं आपको उदाहरण फिर एक बार दे दूँ, केंद्र सरकार की योजना है, तो खासदार साहब का काम है कमिश्नर साहब को बुलाए, कलेक्टर साहब को बुलाए कि साहब ये योजना आई हुई है और आपके मारिफत में काम होने वाला है। अब मैं खासदार तो टेबल लेके 24 घंटे काम नहीं कर सकता ना, आओ भैया आओ तुम्हारा फॉर्म भरो, आओ भैया तुम्हारा फॉर्म। ऐसा होता क्या, होता क्या नहीं ना, एक तरीका रहता है। अगर महानगर पालिका की तरफ से, महानगर पालिका के माध्यम से केंद्र सरकार की योजना आ रही है तो वो अधिकार कमिश्नर साहब को रहते। अगर कलेक्टर के मारिफत में कोई योजना आ रही है केंद्र सरकार से तो वो अधिकार कलेक्टर को रहते। तो फिर इसकी निगरानी करना, इसके ऊपर जवाब तलब करना कि भाई ये योजना का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, गरीबी तक क्यों नहीं पहुंची, आपको अड़चन क्या है, आपको तकलीफ क्या हो रही है, क्या मामला है, कि कर्मचारी कम है, कि साइड बंद है, कि ऊपर से बंद है, कि नीचे बंद है, कि हवा बंद है, कि पानी बंद है, कुछ तो पूछेंगे ना आप। नहीं पूछते
इस लिहाज से आप भी जवाबदारी है। आप पूछेंगे नहीं, करेंगे नहीं, फिर पेपर में आता वो योजना आई थी, आगे चले गई। अरे गरीब आदमी, झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, उसको क्या मालूम GR किसको बोलते, कायदे किसको बोलते, योजना किसको बोलते, नहीं मालूम। अब तो ये आपको मालूम करना पड़ेगा ना, आपको बस्तियों में जाना पड़ेगा, आपको वॉलंटियर को भिजाना पड़ेगा, एक मंडप लगाना पड़ेगी। वे केंद्र सरकार की योजना आई हुई है, 12 योजना आई हुई है, मैं करा के देता, मैं इस क्षेत्र का खासदार हूँ, मैं करा के देता, ये आपकी जवाबदारी है। इसी प्रकार से आमदार की भी जवाबदारी है कि मैं इस क्षेत्र का आमदार हूँ, हमारा सरकार की योजना है और मेरे ऑफिस पे आइए, या फला फला बस्ती के नाम मंडप लगा रहा हूँ, ये मैं कंप्यूटर लेके बिठा रहा हूँ, ये फॉर्म भरिए, गट्ठा ला के मेरे को दीजिए, मैं एक बैंक वालों से या अधिकारी से जो भी संबंधित है मैं बात करके तुम्हारा काम करा के देता। कैसे गरीबों के काम नहीं होते, कैसे गरीबों के काम नहीं होते। और ऊपर से जो तो खाद्यकरण चढ़ा, आमदार को, खासदार को, MLC को लाखों रुपए की मतलब उनको तनख्वाह है, कार है, ड्राइवर है, पुलिसमैन है, गनमैन है, पता नहीं कौन से मैन है, हवाई जहाज़ में घूम रहे, बड़े बड़े उसमें जा रहे। खैर वो आपका अधिकार है, वो आपको सरकार दे रही है। अरे मगर सरकार क्यों दे रही भाई, सरकार को देने का मतलब है ना, मेरे को क्यों नहीं दे रही, मेरे पीछे पुलिस वाला क्यों नहीं है, मेरे को एक आधी जहाज़ का टिकट फुकड़ में क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, सवाल है ना, क्यों नहीं है, आपको क्यों है। उसकी वजह है कि आप प्रतिनिधि है, आप जनता की समस्या का निवारण करते, तो काम करो ना। अरे काम करो, नहीं हुआ तो कम से बोलने में था इलेक्शन के टाइम कि देखो भाई हमने काम करे थे, सरकार ने नहीं करी, हीला हवाला रहता बचने का। अरे हीला हवाला भी नहीं करेंगे, फॉर्म भी दाखिल नहीं करेंगे, कोई आवाज़ भी नहीं उठाएंगे, तो फिर आप किसको बोलना, आप कैसे बोलना। फिर जनता आत्महत्या कर रही, लोग परेशान हो रहे, चोरी की घटना बढ़ रही, युवाओं में बेचैनी बढ़ रही, तो इसका मतलब क्या निकाला जाए, एक ही मतलब है, सरकार जिम्मेदार, प्रशासकीय अधिकारी जिम्मेदार, और स्थानीय लेवल पर जितने महाराष्ट्र के आमदार है, खासदार है, सब जिम्मेदार है। अरे आप अगर नौजवानों को रोजगार देने का काम करते तो ये RSN का कीड़ा नहीं जागता ना, ये जागा क्यों, क्यों उनको दिख रहा कि यार काम भी नहीं मिला, प्राइवेट में काम कर रहे तो काम नहीं करन दे रहे, रोड पे बैठ कर धंधा कर रहे तो आती क्रमांक हो जा रहा, महानगर पालिका के उठा दे रहे, लाइसेंस भी नहीं दे रहे, बराबर सर्वे भी नहीं कर रहे, सर्वे हुआ तो उनका निवारण भी नहीं कर रहे, और कम समय में लोन भी नहीं मिला, और लोन अगर बड़ा लोन उठा रहे तो गारंटर लाओ, घर ज़मीन रखो, पता नहीं कैसी की शरायत आ रही। अरे भाई जो नंगा आदमी है, जो भूखा आदमी है, जो रोड छाप आदमी है, शरीफ आदमी है, सिर्फ उसका कसूर ये है कि वो गरीब व्यक्ति है, गरीब नागरिक है। अब वो गरीब नागरिक का बच्चा कहाँ से आपको श्योरिटी देगा, कहाँ से देगा। आज अगर उदाहरण के वास्ते मान लो, मेरा दावा है, क्योंकि मैं कामगार संगठनों से मैं पहले कह दूँ कि मैं कम से कम 25-30 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और करीब करीब मैंने मराठवाड़े का दौरा किया हूँ कई संगठनों के साथ, मैं बतौर कार्यकर्ता, कोई पद नहीं लिया मैंने, तो उसका अनुभव के बहुत बड़ा हूँ कि मैं, यकीन मानिए मेरे पास ऐसे फार्मूले हैं, और सरकार की योजना के फार्मूले, कोई नया फार्मूला नहीं है कि आज मैं औरंगाबाद के अंदर सिर्फ ज़िले की बात कर रहा हूँ, मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ कि मैं 3 लाख लोग जो बेरोजगार युवा हैं, उसमें महिलाएं भी आती हैं, मैं उनको मतलब उनको रोज़गार दे सकता हूँ। आप हैरत कर रहे होंगे, यार हम कलेक्टर बने, हम क्या समझ रहे होंगे ना आप, हम कमिश्नर है, हम क्या ऐसी है क्या, हम क्या बड़े नेता, हम ऐसी है क्या। मैं आपको एहसास दिला रहा हूँ कि मैं एक छोटा मोटा सामाजिक करता हूँ, एक सोशल मीडिया चलाता हूँ, तो मैं दावा पेश कर रहा हूँ। और अगर सरकार मेरे को अगर मौका दे, मैं तमाम प्रशासकीय अधिकारी के साथ पूरे औरंगाबाद ज़िले का दौरा करता हूँ और आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने औरंगाबाद ज़िले का दौरा किया हूँ। मैं समाज सेवा से नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये सरकारी ज़मीन है, ये रोड के ऊपर है, ये ग्राम पंचायत की ज़मीन है, यहाँ पर 5x5, 10x10 के गाले मतलब ज़मीन साल भर की, जैसा आपका नियम होता है कायदे में, उनको अलॉटमेंट करो। खुद बेचारे कोई जो शेतकरी के बच्चा है, भाजी पाला बेचेगा, मौज बेचेगा, जाम बेचेगा, जाम को सीज़न में जाम बेचेगा, अंगूर सीज़न में अंगूर बेचेगा, मुर्गियाँ बेचेगा, वहाँ ला के बकरा बेचेगा, ग्रामीण के हिसाब से जो चलता है वो बेचेगा, उनको रोज़गार मिलता ना, उनको रोज़गार मिलता। औरंगाबाद ज़िले के अंदर इतनी सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है, मतलब किनारे पे, जहाँ पर मेरा दावा है, औरंगाबाद की अगर हत्ती की बात करूँ तो 1.5 लाख लोगों को रोज़गार मिल सकता है। मेरा खुद का सर्वे है, ये सर्वे मैं चल के आपको बता सकता हूँ। सिर्फ थोड़ी इच्छा की ज़रूरत है, इच्छा की ज़रूरत है। हम बात में क्या करते हैं, कानून कानून, अरे वो कानून में नहीं बैठता, अरे वो ऐसा, कभी कानून, यानी कानून का हम ऐसा डर बताते जैसा हमारे भारत में आज तक गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं।
कानून का डर हम ऐसा बताते जैसा हमारे भारत में कोई भ्रष्टाचार हुआ ही नहीं। कानून का डर हम ऐसा बताते जैसा हमारे भारत से कोई उद्योगपति ने यह पैसा लेके भागा ही नहीं। कानून का डर ऐसा बताते जैसा कोई नेता ने बड़ा भ्रष्टाचार किया ही नहीं। कानून का डर ऐसा बताते जैसा महाराष्ट्र में बोलते ना 50 खोके ओके बोके पता नहीं क्या क्या स्लोगन सुनने को मिल रहे। अब पता नहीं सच क्या है झूठ क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन ये ऐसी बात है। यानी जब कानून का डर है ना भाई, तो फिर ये लफड़े नहीं होना ना। 50 खोके एकदम ओके और बोके और वो देश छोड़ के भाग जा रहे पैसे जैसा पेपरों में आ रहा उसके आधार पर मैं कह रहा भ्रष्टाचार हो रहा। कई नेता अंदर भी जा रहे, पेपरों में आता बड़े मिनिस्टर आज जो है तो कोर्ट में जा रहे। अगर हम देश के ऊपर नज़र डालें, कई बड़े मंत्री जेल में जाके आ गए। ये क्या है? यानी कि अपने लिए आप कुछ भी करने को तैयार है। अरे गरीब आदमी को अगर रोजगार मिलता है तो आप बोलते कानून में नहीं आता है, ये कानून का अड़चन। अरे कानून बनाने वाले भी आप है ना, कानून के अंदर परिवर्तन करने वाले, नीचे ऊपर करने वाले आप ही है, सरकार ही है। आप थोड़ा 19-20 कर सकते हैं। शासकीय अधिकारी बोले जान दो यार, अगर हमारे ज़िले के अगर 10,000 लोगों को रोजगार मिला, थोड़ा जान दो, समझ के लो। आप कर सकते ना, मगर आप करने को तैयार नहीं, करने को तैयार नहीं करके ये आरक्षण का जो भूत सवार हो गया है, चाहे मुसलमान समाज हो, धनगर समाज हो, मराठा हो, आदिवासी हो, इसकी कारण ये है कि उनको मालूम है कि अगर आरक्षण में जाएंगे तो हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारी बेटी डॉक्टर बनेंगी, हम सरकारी नौकरी पे जाएंगे, हो सकता है हम चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है हमको उसके ऊपर बहुत बड़ा लोन मिलेगा, हमको आरक्षण मिलेगा, हो सकता है हमको कुछ घर की योजना में हमको पहली प्राथमिकता मिलेगी। ये ऐसे दिमाग में बात खल रही है करके लोगों के दिमाग में ये आ गया चलो आरक्षण के माध्यम से हमारा विकास हो जाएगा। विकास होगा लेकिन कितने का होगा? मैंने आपको उदाहरण दिया भाई 100 लोग है, 10 लोगों का होगा। सवाल ये 90 लोग कहाँ जाए? तो 90 लोगों को आप जो है तो रोज़गार देने का काम करो। आप रोज़गार देने का काम करो, दिलाने का काम करो। कानून भी जिंदा है, पैसे भी है, निधि भी है, GR भी है, गाइडलाइंस भी है, सब कुछ है। हो रहा क्यों नहीं? आज लाखों की संख्या में बेरोजगार क्यों है? हज़ारों की संख्या में बेरोजगार क्यों है? आज मेरे संपर्क में औरंगाबाद के एक शहर की बात करूं तो कम से कम 10,000 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते, नौजवान फुटपाथ पे काम करना चाहते, मॉल की गाड़ी लगाना चाहते, बर्तन बेचना चाहते, चप्पल चूड़ी बेचना चाहते, कोई कपड़ा बेचना चाहता, कोई खिलौने बेचना चाहता। जगह भी है महानगर पालिका की और वो गवर्नमेंट से पैसे भी नहीं मांग रहे, छोटा मोटा 2 पैसा लगा धंधा शुरू करना चाह रहे। 10,000 का आज लोग ऐसे हैं नौजवान, 10,000। अब तुम बोलो अभी 10,000 लोग जो कारोबार करना चाहते, गवर्नमेंट की जगह भी पड़ी हुई है, इनको बैठने की अनुमति नहीं मिली, अब बैठ जा रहे हैं तो कार्रवाई हो जा रही। अब बताओ फिर ये नौजवानों ने क्या करना? कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएशन पास है, इनकी मानसिकता भंग हो रही। कोई कमज़ोर दिल का है, छोटा दिल का है तो फांसी लगा के मर जा रहा, क्योंकि माँ बाप भूखे मर रहे, उनको देखे नहीं जा रहा। और जो कुव्वत वाला है, जिसकी मानसिकता भंग हो जा रही, तो वो गलत राह पे चल जा रहा, कानून तोड़ रहा, चोरा हो जा रही, जो है तो नशे की तरफ चल जा रहा। उसके परिणाम आ रहे ना। इसका कौन जिम्मेदार है? इसका कौन जिम्मेदार है? तो ये आरक्षण का जो कहीं ना कहीं मामला है, ये रोजगार से जुड़ा हुआ है, रोटी, कपड़ा और मकान। क्यों? क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को 40,000 पगार है, किसको 1 लाख है, किसको 1.5 लाख है, किसको 15,000 है, पेंशन की योजना अलग। अच्छा, और सरकारी कर्मचारी अगर बैंक में गया कि भाई मेरे को 10 लाख का लोन होना, और वो बैंक वाले देखते हैं तुमने पहले लोन उठाया क्या, बोले नहीं, तो उन्हें बोलते, बैंक वाले बोलते 20 की जरूरत 30 लाख ले लो। उनको मालूम है इसकी तनख्वाह 30,000 है, आराम से पैसे फेर देंगे। यानी इनको लोन की भी सहूलत, घर के लिए भी सहूलत, मेडिकल की भी सहूलत। बायदा वे अगर नौकरी रहते मर गए तो औरत को नौकरी की मिलने की सहूलत, या बेटी को वो सहूलत। कोई स्कीम आ रही सिडको मारडा में तो पहले उनको सहूलत, मेडिकल की सहूलत, यानी इनको जीने से लेकर मरने तक सहूलत ही सहूलत। तो कहाँ से भी दिमाग भटकेगा नहीं? तो कहाँ से लोग बोलेंगे आरक्षण नहीं होना? तो कहाँ से लोग बोलेंगे हमको सरकारी नौकरी नहीं होना? फिर कहाँ से लोग बोलेंगे नहीं खासगीकरण मत करो? ये वजह है ना। खासगीकरण में क्या हो रहा? पैसे कम मिले। अच्छा, लोग उसमें भी तैयार है, मगर हो रहा क्या? मैंने जैसा आपको बताया कि कई सरकार की योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, महाराष्ट्र सरकार की योजना है, जिला स्तर पर योजना है, लेकिन ये नेताओं का काम है। अब कलेक्टर साहब को क्या मालूम कि कौन सी बस्ती में महानगर पालिका कितनी जगह पड़ी हुई है, कैसी पड़ी हुई है, वहाँ पर हम कैसा बिठा सकते हैं? अभी कलेक्टर साहब को नहीं मालूम ना, क्योंकि वो बड़े अधिकारी रहते, उनको पूरा ज़िला संभालना रहता। अब ये काम कौन कर सकता अच्छे से? स्थानिक नेता, जो नगर सेवक रहता, जो जिला अध्यक्ष रहता, जो शहर अध्यक्ष रहता, जो स्थानिक आमदार रहता, जो स्थानिक खासदार रहता, ये इनकी जवाबदारी रहती और उसमें उनका फ़ायदा भी रहता। एक तो अपने ज़िले के क्षेत्र का, अपने वार्ड के लोगों को रोज़गार मिलता, नंबर 1।
उस बहाने से आपका वोट बैंक मजबूत होता। नंबर 2, आपकी वाह वाह होती, आपका नाम होता, जैसा जकीर सबका नाम होता। आज बेचारे चले गए, ऊपर चले गए, अल्लाह में प्यारे हो गए, लेकिन नाम भी कमा लिए, शोहरत भी कमा लिए, वाह वाह भी हो गई, और आप मरे दम तक उनका नाम जिंदा रहेगा। अरे काम करो, जिंदा है ना, नहीं करते तो 4 लोग उनको गाली देते थे, अरे क्या करे, ऐसी आए ऐसी चलेगा, ऐसा बोलते थे। सच्चाई तो बोलना पड़ेगा ना साहब। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी समय है तमाम महाराष्ट्र के और तमाम देश के, क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ, तमाम महाराष्ट्र के खासदार साहब आदरणीय, तमाम आदरणीय आमदार साहब, तमाम सरपंच साहब, MLC साहब, ये आपसे मेरी विनती है, सरकारी योजनाएं जो गरीबी को लिए आ रही है, ईमानदारी से उन तक पहुँचाओ, उनको रोज़गार दिलाने का काम करो। लोग रास्ते पे नहीं आएंगे, लोग आरक्षण नहीं, लोग खुद लात मारेंगे, बोलेंगे हमको आरक्षण नहीं होना। जब हमको रोज़गार मिला, जब युवा बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये रोज़ कमाएंगे, तो वो सरकारी नौकरी नहीं मांगेंगे, बोलेंगे हम आज़ाद अच्छे हैं। वो उद्योग देने वाले बनेंगे, वो रोज़गार देने वाले बनेंगे। भीख मांगने वाले, लोन मांगने वाले, धरना देने वाले नहीं बनेंगे। ये आपकी जवाबदारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। देखिए, जनता में आक्रोश बढ़ रहा है और हमारे से ज़्यादा प्रशासन के अधिकारियों को मालूम रहता है। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या है, हमारे से ज़्यादा पुलिस वालों को मालूम रहता है। CID है, CIB है, उनको मालूम रहता है। तो ये आपकी जवाबदारी है कि सरकार को आप रिपोर्ट दो। और दूसरी बात, सरकार की जवाबदारी है तमाम की कि जो गरीबों के लिए आप योजना ला रहे हैं, ईमानदारी के साथ गरीबों तक पहुँचाने का प्रयास करो। ये आरक्षण का मुद्दा खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। जब हर बेरोजगार को रोज़गार मिलेगा, रोटी मिलेंगी, कपड़ा मिलेगा, रहने को छत मिलेगा, तो सब शांतिता रहेंगी, सब जियो और जीने चक्कर में रहेंगे। आप यहाँ देखिए, अब वो घरकुल योजना 7-8 साल से पेंडिंग पड़ी हुई है, उसके अंदर पेपरों में आया है, भ्रष्टाचार होगा उसमें, क्या क्या, उसकी जांच चल रही है। अब बोलिए, ये जनता देख रही है ना कि हमारे नाम पे जो फंड आ रहा है, ये योजना आती है, उसके अंदर भ्रष्टाचार हो जाता है, पेपरों में आता है, तो जनता में गुस्सा भड़केगा ना। अब ये किसकी जवाबदारी है? नेताओं की जवाबदारी है, ये आपकी जवाबदारी है। इसलिए मैं तमाम बड़े दर्द के साथ, बड़े निम्रता के साथ, बड़े अदब एहतराम से तमाम महाराष्ट्र के खासदार साहब से और आमदार साहब से गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले अपने अपने क्षेत्र के रोज़गार देने का काम कीजिए। अगर मैं औरंगाबाद शहर की बात करूँ और औरंगाबाद ज़िले की बात करूँ, तो फुटपाथ योजना, फ्री वाला योजना से 3 लाख लोग, उसमें महिलाएं भी आती हैं और युवा भी आते हैं, उनको रोज़गार मिल सकता है। ये मेरा दावा है, मैं सिद्ध कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 25 साल से क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। मुझे हैरत है कि जो लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जिनको सरकार से मानधन मिलता है, उन्होंने ज़्यादा काम करना चाहिए। और हमको क्या मिल रहा? ये हम बाबड़ कर रहे, तड़प रहे, बोल रहे, हमको क्या मिल रहा? मिल रहा कुछ? अरे मगर जब कुर्सी बैठे हुए, तुमको सरकार की सुविधा है, तनख्वाह है, बाद में पेंशन है, बंगले है, रेल की सहूलत है, बस की सहूलत है, हालत ख़राब है तो मशीन वाले, पुलिस वाले साथ में घूम रहे, और सहूलत है। अरे तुमने तो 24 घंटे काम करना, तुमने तो इतना काम करना है कि तुमने बोलना भाई आपको योजना नहीं बची, आप कोई योजना नहीं बची। मैं तमाम खेड़े पाड़े जाके आ गया, गली गुच्छे घूम के आ गया, कोई योजना नहीं बची। क्यों? क्योंकि आप जब 24 घंटे काम कर रहे तो बदल में आपको सरकार तनख्वाह दे रही, आपको अलाउंस दे रही, आपका मानधन दे रही, आपको सिक्योरिटी दे रही, आपको सम्मान दे रही, वाह वाह हो रही। और क्या होना भाई, और क्या होना? अब कैसा काम होना? अब हम काम करने को तैयार है भाई। सरकार ने मेरे को देना 50,000 रुपये महीना कि लाओ फाइला बना के लाके तो हम मंजूरी देते। बड़ी बात नहीं कर रहा, सिर्फ साल भर में 50,000 से लगा लो कितने, 10 लाख में मैं कम से कम बता रहा हूँ, मैं 50,000 लोगों को फ्रेम में बिठा के एकदम फटके दूंगा। अरे जो लाखों में खेल रहे, बड़े बड़े उसमें जा रहे, गवर्नमेंट की GR की मालूमात आमदार को रहती, खासदार को रहती, बड़े बड़े पार्टियों को, नेताओं को रहती, प्रशासन के अधिकारी को रहती, उसको लॉन्च करो। हमारे ऐसे सोशल वर्कर बहुत है, सैकड़ों तादाद में, उनको बुलाओ कि देखो भाई गवर्नमेंट की योजना आई हुई है, हम आपको एक जिम्मेदारी देते, और अपने क्षेत्र के अंदर, महल्ले में, वार्ड में इसका कैंप लगाओ, मंडल लगाओ, मंडप लगाओ, अवेयरनेस प्रोग्राम लो, कई संस्था वाले को बुलाओ, काम कराओ ना आप। और ये तो काम प्रशासकीय अधिकारी ज़्यादा नेताओं की है, क्योंकि साहब आपको इलेक्शन लड़ना पड़ता, 5 साल के बाद आपको जवाब पूछती जनता, तुमने क्या करे, क्या तीर मारे, या जनता आपको पूछती, यार पूछने वाली है, तो आपको बोलने में आना कि सरकार की, अगर खासदार का क्षेत्र आता है तो खासदार साहब ने बोलना है कि मेरे कार्यकाल में 5 साल में, ऐसा बताना लिस्ट 20 योजना आई थी और 20 का फायदा मैंने पहुंचाया। अगर आमदार का मामला है तो आमदार साहब ने बोलना कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से 30 योजना आई थी, 30 की 30 योजना मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर पहुंचाया।
ये काम करो भाई। खुद लफड़े लोचे झगड़े ये है ना, दंगे, ये जो भी है, आरक्षण, ये बेरोजगारी, ये खुद में ख़त्म हो जाती। 90% जिम्मेदारी नेताओं की है और 10% सरकार प्रशासन की अधिकार क्या रहती? कानून के अंदर फाइल आई, उनको साइन मारना, उनको मंजूरी देना और आगे बढ़ाना, और सरकार को देना दिशा निर्देश, मतलब बात करना कि भाई सब सही चढ़ा, चलने दो, हो गया काम। अब नेता खामोश बैठेंगे, नेता ये चक्कर में रहेंगे कि मेरी सीट कैसी आती, मेरी सरकार कैसी गिरती, या सरकार को मैं कैसा जाऊँ, मेरी पार्टी सरकार कैसी बनती, मैं दोबारा चुन के कैसे आऊँ। 24 घंटे उसमें काम करेंगे, जनता का विकास का काम रुक जाएगा, तो फिर तो जाहिर सी बात है हालत ख़राब होंगे ना, हालत ख़राब होंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि केंद्र सरकार की कोई योजना है, मैं दावे से कह सकता हूँ। मैं आपको एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र में तमाम खासदार को एक ही उदाहरण दे रहा हूँ, एक। वैसा 50 दे सकता है, वीडियो 3 घंटे का बन जाएगा साहब। आप है ना, जरा आपसे से बैठेंगे ना, सर्च करो केंद्र सरकार की फुटपाथ की योजना कितनी है, उसमें कितने लोगों को प्रावधान है, कितने लोगों को सहायता मिलने वाली है, उसका नियोजन कैसा है, उसका फॉर्मेट कैसा है। आप आपकी अकल दंग हो जाएंगी। अगर औरंगाबाद की बात करूँ ना, 3.5 लाख लोग रोजगार मिल सकता है, इतना बड़ा काम है, उसके ऊपर कोई हलचल नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना बड़ा काम नहीं होगा तो जाहिर सी बात योजना है नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं ना कि अपने घर से जा रहा कि भाई जान दो है कहाँ पे घर बेच के देना, क्या ऐसा रहता ना, ऐसा कुछ भी नहीं ना। सिर्फ क्या है, ज़रा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, ज़रा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। अरे करेंगे तो नाम भी होगा ना, लोग दुआ देंगे, आशीर्वाद देंगे, लोग नाम लेंगे कि यार क्या क्या नेता थे हमारे। और कुछ तो नेता तो इतने मशहूर हो जाते हैं कि बाद में उनके पुतले बनते, उनकी जयंतियाँ मनाई जाती, उनके ऊपर हार डाले जाते, क्योंकि वो अच्छा काम करते। ऐसा महाराष्ट्र में होता है, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, ये तमाम जो बेचैनी फैली हुई युवाओं के अंदर, इसका एक ही जो है तो वजह है कि सैकड़ों महिलाओं में, नौजवानों में, पढ़े लिखे में बेरोज़गारी फैली हुई है, उनको रोज़गार नहीं है। और स्थानिक प्रशासन तमाम महाराष्ट्र के वो रोज़गार देने का काम कर सकते हैं। तमाम खासदार, तमाम आमदार अपने अपने क्षेत्र के वो रोज़गार देने का काम कर सकते हैं। शर्त है कि आपको मेहनत की ज़रूरत है, आपको मेहनत करना पड़ेंगी, आपको 16 घंटे काम करना पड़ेगा। जैसा एक मजदूर कंपनी में 16 घंटे काम करता है, ये सोचता है कि मैं 16 घंटे काम करूंगा तो मेरा घर अच्छा चलेगा, तो आपको 16 घंटे काम करना पड़ेंगे। और ये सोच के काम करना पड़ेगा कि मेरे क्षेत्र के लोग जो मेरा परिवार की तरह है वो सुखी हो जाएंगे। ये मानसिक सख्त है, आपको काम करना पड़ेगा तो भला है, नहीं तो जो क्या होने वाला है तो ऊपर वाला ही जाने। बहरहाल अगर यही चलता रहा, इसके ऊपर प्रशासकीय अधिकारी ने, सरकार ने, नेताओं ने अगर संज्ञान नहीं लिया, वक्त समय रहते अगर उसके ऊपर हालत काबू पाने का आपने प्रयास नहीं किए, तो हालत बस से बदतर होंगे। और कहीं ना कहीं जवाबदारी नैतिक तौर पर आप तीनों पे आयद होंगी, ये बात लिख लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूँ कि चंद बातें किसको बुरी लगी होंगी ना, तो बुरा मानने की ज़रूरत नहीं। नेताओं को ज़रा बुरा भी लग जाता है, मगर नेताओं को सोचना चाहिए कि आप नेता है, कर को आपको बोला जा रहा है। कल आप अगर आप कुर्सी पर नहीं रहेंगे ना, आपको बोला नहीं जाएगा, याद रखिए। आप आज है, आप आज हम आपको नेता मानते हैं तो उसके आधार पर कह रहे हैं, तो आपने इसको वो स्वरूप में लाना चाहिए पॉजिटिव में कि यार मैं कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ, मेरे को आवाज़ दी जा रही है, और अगर मैं कम पढ़ रहा हूँ तो मैं उसकी गलती को सुधारूँ, मैं कुछ करने का प्रयास करूँ, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं पॉजिटिव मिलेंगे, वरना समय की बात है। आज कुर्सी पे है, अच्छा काम करेंगे, दोबारा कुर्सी मिलेंगी। तमाम चाहे खासदार हो, चाहे आमदार हो, चाहे नगर सेवक हो, या कोई भी हो, KMLC हो, नई काम करेंगे, ऊपर वाले की बोलते ना लाठी में आवाज़ नहीं होती है, ये कुर्सी भी आपको नहीं मिलेंगी। आप हमेशा माजी बन के रह जाएंगे, चाहे वो महाराष्ट्र के तमाम खासदार साहब हो, या आमदार साहब हो, या नगर सेवक हो, आप सब माजी बन के रह जाएंगे। और क्या फ़ायदा साहब, माजी भी रहो तो ऐसा बनो कि लोगों ने तारीफ़ करना, यार माजी है लेकिन काम का आदमी था यार। इतना एक दर्द था। उम्मीद करते हैं कि इस दर्द को महसूस करेंगे, प्रशासन के अधिकारी भी महसूस करेंगे, महाराष्ट्र सरकार भी महसूस करेंगे, और जो अपने अपने अलग अलग पार्टी जितने भी आमदार हैं और जितने वो लोग हैं, ये आप इस महसूस करेंगे, और जनता की योजनाओं को आप जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यही सही रास्ता है, यही महाराष्ट्र की बेचैनी को मिटाने का रास्ता है। तो उम्मीद करता हूं कि इस संदेश को आप बहुत सीरियस लेंगे और पॉजिटिव लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप पॉजिटिव लेकर कोई अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।